हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि फार्म पावर एंड मशीनरी का जो हमारा सब्जेक्ट है। और इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो फार्म पावर इन इंडिया, ये वाला जो सेक्शन पढ़ेंगे। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपको सभी को पता है कि आपका चाहे IPS AFO मेंस का हो, और चाहे आपका स्टेट का AOWO हो, या फिर आपका बिहार कोऑर्डिनेटर के लिए, यूपी AGTA के लिए, और जितने भी MNC एंट्रेंस एग्जामिनेशन है PG के लिए, CUT PG, आपका राजस्थान प्री PG, और आपका MP के लिए भी होता है JEE, और आपका जो यूपी के अंदर यूपी का टेट एग्जामिनेशन होता है प्री PG एडमिशन के लिए। तो उन सब के लिए आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है टॉपिक रहने वाला। तो आज अपन पढ़ेंगे कि फार्म पावर इन इंडिया, ये वाला अपन इस पे चैप्टर कवर करेंगे, जो कि आपका इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से यहाँ पे बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि फार्म पावर इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर जो फार्म पावर है, तो उसका क्या स्टेटस है, मतलब कि हमारे इक्विपमेंट्स जितने भी हुए हैं, जितने भी हम मशीनरी वगैरह यूज करते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो हैरो हो, चाहे वो हार्वेस्टर हो, चाहे वो प्लांटर हो, चाहे वो कल्टीवेटर हो, तो इन सब का स्टेटस क्या है इंडिया में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन डेफिनेशन देखते हैं, तो फार्म पावर क्या है, एक एसेंशियल इनपुट है एग्रीकल्चर के लिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, टाइमली जो फील्ड ऑपरेशन है, हमारे फील्ड का जो हम प्रिपरेशन करते हैं, वो उनको हम टाइमली कर सके, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है लैंड की, ये सब कुछ हमारा इंक्रीज होगा। तो मतलब कि ये कहना चाहता है कि हम अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम फार्म पावर मतलब कि मशीनरी वगैरह अगर यूज करते हैं, तो हम टाइमली हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फील्ड प्रिपरेशन है वो कर पाएंगे, और जितने भी प्रोडक्शन वगैरह, जितने भी ऑपरेशन वगैरह जो फार्म के हैं, चाहे वो हमारा जो पेस्टिसाइड का स्प्रे हो, चाहे वो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन हो, चाहे वो हमारी वीडिंग हो, चाहे वो हार्वेस्टिंग हो, इन सबको हम टाइमली करेंगे, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होगी, हमारी जितने भी फार्मर की लैंड है। इसके बारे में बताता कि फार्म पावर एक क्या है, यूज करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरीज। तो फार्म पावर में हम काफ़ी सारी अलग अलग मशीनरी यूज करते हैं, और जैसे कि उनको किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, हम टिलेज के लिए मशीनरी यूज करते हैं, हम जैसे कि पोटैटो के लिए प्लांटिंग करते हैं, या फिर राइस की अगर प्लांटिंग करते हैं, तो उसके लिए भी प्लांटिंग मशीन यूज की जाती है। प्लांट प्रोटेक्शन, जैसे कि हमारे जितने भी जो प्लांट प्रोटेक्शन के चाहे वो हमारे पेस्टिसाइड हो, चाहे डिजीज के लिए हमारे जितने केमिकल्स हो, उसको स्प्रे करने के लिए डस्टर वगैरह का हम यूज करते हैं, तो वो भी हमारा फार्म पावर के अंदर जो इक्विपमेंट्स है उनको यूज करते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए कंबाइन जैसे मशीनरी है, थ्रेशिंग के लिए भी हम थ्रेशर वगैरह का यूज करते हैं। तो इन सब में ये जितने भी जो हमारी चीज़ें हैं, इन सब का हम क्या करते हैं, हम फार्म पावर में इन मशीनरीज का यूज करते हैं, तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, इनको कंडक्ट करवाने के लिए। फिर इसके बारे में अगर अपन बात करते हैं सोर्स ऑफ फार्म पावर, कि फार्म पावर का जो सोर्स है वो एक्चुअल में है क्या, तो इसके बारे में बात करेंगे कि सोर्स ऑफ फार्म पावर हमारे क्या है। तो देर आर डिफरेंट जो सोर्सेज है फार्म पावर के अवेलेबल है इंडिया में। जैसे अंदर पहला तो है फार्म में अंदर जो पावर होता है, एक ह्यूमन पावर होता है, मतलब कि हम जो खुद है, जो ह्यूमन खुद होता है, तो वो खुद काम करता है। जैसे कि अगर मैन काम कर रहा है या वुमेन काम कर रही है, तो हम जब काम करते हैं वो ह्यूमन पावर में आता है। उसके बाद में जो आता है वो एनिमल पावर आता है। जैसे एनिमल से हम पहले जो है सोइंग किया जाता था, एनिमल से जो बैल का यूज करते थे हम उसमें, तो वो आता है एनिमल पावर के अंदर। फिर मैकेनिकल पावर के अंदर आपका आ जाएगा, जो आपका ट्रैक्टर हुआ, या फिर आपका पावर टिलर हुआ, या ऑयल इंजन अगर हम यूज करते हैं, ये सारे मैकेनिकल पावर के अंदर सोर्सेज के अंदर आते हैं। इसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी से जो जितने भी चलने वाले हमारे इक्विपमेंट्स है, तो इलेक्ट्रिकल जो पावर है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और वही रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि जिस एनर्जी को हम बार बार में रिन्यूएबल कर सकते हैं, जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी है, और आपकी विंड एनर्जी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बायोगैस, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। जब इन सोर्सेज का हम यूज करते हैं हमारे फार्म के अंदर, तो ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर डिफरेंट सोर्स ऑफ फार्म पावर, जिसके अंदर आप बता सकते हैं ह्यूमन पावर हो जाएगा, एनिमल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल के अंदर कौन से आएगा, आपका बायोगैस, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ये सारे आपके रिन्यूएबल पावर के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन पावर के साथ में। तो इसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे बताया गया कि ह्यूमन पावर क्या है, मेन सोर्स है ऑपरेटिंग स्मॉल इम्प्लीमेंट्स एंड टूल एट द फार्म। जब हम किसी छोटे जो हमारे इम्प्लीमेंट्स है, जितने भी फार्म के औजार है जिससे हम काम करते हैं, चाहे वो स्पैड हुआ, चाहे वो खुरपी हुआ, तो इनको हम ऑपरेटिंग करके जब हम करते हैं, या फिर जो छोटे टूल्स होते हैं, जैसे कि हमारा नेक्सअप स्प्रे है, जिससे कि हम हाथ से स्प्रे करते हैं, और तो इन सबको जो टूल्स है, छोटे जो
स्मॉल इम्प्लीमेंट्स, इनको ऑपरेटिंग करने के लिए एनिमल ह्यूमन का यूज किया जाता है। तो ये इसमें क्या होता है कि ये ह्यूमन पावर के अंडर में आता है। और स्टेशनरी वर्क, जैसे अगर हम एक जगह खड़े होकर कोई काम को कर रहे हैं, मतलब कि हम पूरे फील्ड में घूमना नहीं है, जैसे शार्फ कटिंग, हम फोडर कटिंग कर रहे हैं हमारे एनिमल्स के लिए, पानी को उठा रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और थ्रेशिंग अगर हम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि फील्ड के अंदर जब धान की जो थ्रेशिंग की जाती है, आपके राइस की, पैडी की, तो वहाँ पे उसको डर्म के ऊपर, जो डर्म डर्म होता है, तो उसके ऊपर जो क्या था, पीट पीट के उसमें से ग्रेन निकाले जाते हैं, वो थ्रेशिंग, वो ह्यूमन पावर में आता है। फिर विनोइंग है, अगर हम साफ सफाई कर रहे हैं, जब विंड हमारी स्पीड अच्छी खासी होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें से जो कचरा होता है, कनकर, जो साफ हमारे ग्रेन में मिल जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम विनोइंग करते हैं। तो वो ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, तो ह्यूमन पावर के अंदर आता है। तो ये आता है मैनुअल लेबर के द्वारा, ये जो वर्क है, ये सारे अगर करते हैं। तो हमें अगर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशनरी वर्क, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड बाय ह्यूमन पावर, तो इसके अंदर हमारा चाफ कटिंग, लिफ्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग आ जाएगा, थ्रेशिंग आ जाएगा, विनोइंग आएगा, ये सारे काम जो है इंसान आराम से कर सकता है। तो ये ह्यूमन पावर के अंदर हमारे इंक्लूड रहेगा। तो इन्होंने बता रखा है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि एवरेज मैन कितनी पावर डेवलप कर सकता है फार्म वर्क में। तो एक जो मैन होता है वो 0.1 HP की जो पावर होता है, वो यहाँ पे डेवलप कर सकता है। मैक्सिमम पावर है जो ह्यूमन, जो एक इंसान है, मतलब कि एक मैन है, वो 0.1 HP की पावर आपको जनरेट कर सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि पैडी नर्सरी कलेक्शन है, तो यहाँ पे ह्यूमन के द्वारा ही काम किया जा रहा है। ट्रांसप्लांटिंग, नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ऐसे देख सकते हैं, पैडी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। तो ये क्या है कि हम खुद से ये काम कर सकते हैं, मैन खुद से ये काम कर सकते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर छोटा स्केल पे उसको काम करना है। तो आपको ह्यूमन पावर में ये सब कुछ आपका चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। इसके बाद में अपन देखेंगे एनिमल पावर। तो एनिमल पावर में कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो इसमें देखेंगे। तो एनिमल पावर में अगर अपन देखें, तो पावर डेवलप बाय एवरेज पेयर ऑफ बुलक। ये क्वेश्चन भी आपको देखना, मतलब एक तो मैंने भी आपको बताया कि ह्यूमन से कितना बनता है, आपका 0.1 HP बनता है, मतलब एक मैन कितना पावर डेवलप करता है, 0.1 HP करता है। वही एक पेयर ऑफ बुलक है, मतलब कि दो बुलक एक साथ मिलकर कितना पावर डेवलप करते हैं, वो 1 HP डेवलप करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभार पूछ लेता है कि वन पेयर ऑफ जो बुलक है वो कितना पावर डेवलप करते हैं, तो वो 1 HP करते हैं। वही अगर वन मैन की अगर आपको पूछता है, तो कितना करता है, 0.1 करता है। ठीक है। तो इसके बारे में अगर देखते हैं, बुलक्स आर एम्प्लॉय फॉर ऑल टाइप ऑफ फार्म वर्क इन ऑल सीजन। तो इन्होंने बताया कि बुलक्स जितने भी हमारे एनिमल होते हैं फार्म के ऊपर, वो हर ऑल टाइप ऑफ फार्म वर्क कर लेते हैं, वो हर सीजन में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बरसात में वो काम नहीं करेंगे, या सर्दी के मौसम में वो काम नहीं करेंगे, गर्मी के मौसम में काम नहीं करेंगे, वो हर मौसम में अपना काम कर लेते हैं। और इसके बारे में देखते हैं कि बुलक्स के अलावा जैसे अदर एनिमल्स है, जैसे कैमिल हुआ, इनसे भी काम करते हैं। बफेलो हुआ, बफेलो से भी हमारा फार्म में काम किया जाता है, हॉर्सेस से किया जाता है, डोंकी का जो सामान को इधर से उधर ले जाने में काम में लिया जा सकता है। म्यूल्स हुआ, और एलिफेंट आर आल्सो यूज इन एट सम प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस पे क्या है, आपका एलिफेंट को भी यूज किया जाता है ऐसे फार्म पावर। तो एनिमल पावर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और यहाँ पे दे रखा कि एवरेज फोर्स जो होता है, जो डार्फ एनिमल, मतलब डार्फ एनिमल मतलब जो दूध नहीं देता है, वो सिर्फ हमारा जो खेती के वगैरह में इसमें काम में लिया जाता है, मतलब खींचने में, किसी भी चीज़ को खींचने में, जैसे कि बैलगाड़ी को अगर खींच रहा है, या कुछ सामान हम लेके जा रहे हैं खेत से, तो वो डार्फ जो एनिमल होता है, वो कैन बी एक्सर्ट इन नियरली 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट। तो उसका बॉडी वेट जितना भी है, उसका 1/10 ऑफ जो बॉडी वेट का जो पावर है, जो फोर्स है, वो लगाता है। तो जैसे कि अगर उसका बॉडी वेट है 100 kg है, किसी का एनिमल का, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो 1/10 मतलब कि उसका 10% हो गया, तो मतलब कि उसका 10 kg जितना वजन है, वो उसको आराम से उसको खींच सकता है। तो ये आपका इसके अंदर होता है। तो यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका पावर से हो गया कि 1 HP हो जाएगा। वही अगर 1/10 तो बॉडी वेट लेता है, एक आपका जो ड्वार्फ एनिमल होता है, जब वो किसी भी हमारे सामान को इधर उधर से ले जाने में काम में आता है, तो वो बॉडी वेट के अंदर इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगर देखते हैं मैकेनिकल पावर की अगर बात करते हैं, तो मैकेनिकल पावर में आपका मशीनरी वगैरह का यूज करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे ब्रॉडली जो हमारा क्या होता है कि मैकेनिकल पावर इसमें होता है स्टेशनरी ऑयल इंजन। अगर आप हम इंजन का यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि वाटर लिफ्टिंग के अंदर, जैसे कि आप कैनाल से अगर वाटर उठा रहे हैं, या फिर बोरवेल के अंदर से भी अगर आपको पानी उठा रहा है, तो वहाँ पे मोटर वगैरह का यूज किया जाता है।
तो सबमर्सिबल के अंदर, तो वहाँ पे भी हमारा मैकेनिकल पावर यहाँ पे यूज किया जाता है। ट्रैक्टर है आपका, मैकेनिकल पावर है। पावर टिलर अगर आप खेत में यूज कर रहे हैं, या सेल्फ प्रोपल्ड जो कंबाइंस होती है, जो आपका हार्वेस्टिंग में काम आती है, हार्वेस्टिंग प्लस थ्रेशिंग दोनों ऑपरेशन एक साथ करती है। तो वो जो हमारे आते हैं ट्रैक्टर वगैरह, ऑयल इंजन हुआ हमारा, जो सेल्फ प्रोपल्ड कंबाइंस है या पावर टिलर्स है, ये सारे हमारे मैकेनिकल पावर का सोर्स है। वही देखते हैं कि ये जो इंटरनल कंबशन इंजन आपके होते हैं, वो गुड डिवाइस होते हैं फॉर कन्वर्टिंग लिक्विड फ्यूल इनटू यूजफुल वर्क, जो कि मैकेनिकल वर्क होता है। तो इंटरनल कंबशन वाले जो हम इंजन करते हैं, जो इंजन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, कि इंजन क्या होते हैं, कितने टाइप के इंजन होते हैं, और ये कैसे वर्किंग करते हैं, वो क्या क्या इनके पार्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इंटरनल कंबशन जो इंजन होते हैं, जो गुड डिवाइस होते हैं फॉर कन्वर्टिंग लिक्विड फ्यूल, जो उसके अंदर हम लिक्विड फ्यूल डालते हैं, आइदर डीजल डालते हैं या पेट्रोल या फिर कैरोसिन डालते हैं, तो उसको क्या करता है, वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देता है, जिसको अपन मैकेनिकल वर्क भी कह सकते हैं। तो मतलब कि हम कोई भी इंजन, अगर इंजन हम यूज करते हैं, ट्रैक्टर भी हम फार्म में यूज करते हैं, तो उसके अंदर ट्रैक्टर में हम डीजल डालते हैं। डीजल क्या करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे ट्रैक्टर मूव करता है और यूजफुल वर्क हमें देता है। इसके बारे में दे रखा है कि द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन वेरी फ्रॉम, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एक इंपॉर्टेंट है कि थर्मल एफिशिएंसी कौन सी इंजन की कितनी होती है। तो डीजल इंजन की आपकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो 32 से 38% होती है। वेयर्स अगर पेट्रोल इंजन की अगर यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो 25 से 32% होती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डीजल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी है वो कितनी होती है, वो 32 से 38 होती है। वही पेट्रोल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो 32 से, सॉरी 25 से आपका 32% होती है। तो इसके बारे में अगर अपन देखते हैं कि मॉडर्न डेज के अंदर ऑलमोस्ट ऑल ट्रैक्टर एंड पावर टिलर ऑपरेटेड बाय डीजल इंजन। और अभी अगर मॉडर्न जो ट्रैक्टर वगैरह हमारे यूज किए जाते हैं, जो जितने भी पावर टिलर्स यूज किए जाते हैं, इन सब के अंदर जो इंजन होता है वो कैसा होता है, डीजल इंजन होता है। मतलब कि पेट्रोल इंजन अभी इनके अंदर, जो कैरोसिन इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है, वो अभी इनके अंदर यूज नहीं किया जा रहा। तो जितने भी मॉडर्न हमारे ट्रैक्टर है और पावर टिलर है, इनके अंदर हम डीजल इंजन यूज कर रहे हैं। फिर ये बता रहा है कि डीजल इंजन क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं ऑपरेटिंग इरिगेशन पंप्स। जितने इरिगेशन पंप जो मैंने बताया अभी, कैनाल से हम वाटर लिफ्टिंग करते हैं, तो उसके अंदर यूज किया जाता है। फ्लोर मिल्स है, जैसा कि आप आटा पिसाने अगर जाते हैं चक्की के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपका डीजल इंजन यूज किया जाता है। ऑयल घानीस है, जैसे आप ऑयल निकलवाने जाते हैं, सरसों का तेल निकलवाते हैं, सरसों आप साबुत जो ग्रेन जो होता है सरसों का, वो आप लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे जो आपका उसको पीस के उसका तेल निकाला जाता है, तो वहाँ पे भी आपका डीजल इंजन यूज किया जाता है। और कॉटन गिन्स है, कॉटन की अगर हम गिनिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है आपका, ये वाला जो इंजन है वो इसका यूज किया जाता है। और चाफ कटर है, जैसे चाफ कटर आप पशुओं के लिए चारा काटते हैं, हरा चारा जिसको अगर काटते हैं, तो उसको लिए जो मशीन होती है उसको रोटेट करने के लिए जो यूज किया जाता है, चाफ कटर उसको बोलते हैं। तो उसका जो पावर मिलती है वो इंजन से मिलती है। और वो इंजन कौन सा यूज किया जाता है, वो आपका डीजल इंजन यूज होता है। और जैसे क्रेन क्रशर है, शुगर केन का अगर हम जूस निकाल रहे हैं, थ्रेशर हुआ या विनोवर हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर डीजल इंजन का यूज होता था। तो मोस्टली ज़्यादातर हमारे अभी इक्विपमेंट्स जितने भी हैं फार्म के अंदर, इनके अंदर डीजल इंजन का ही यूज़ हो रहा है। इसके बाद में ये कुछ इमेजेस है, आई होप आपको दिख रही होगी यहाँ पे। अ, जो यहाँ पे दे रखा कि टू स्ट्रोक इंजन आपका कैसा दिखता है। तो आपका ये टू स्ट्रोक इंजन की इमेज है। और टू स्ट्रोक इंजन के अंदर जो ऐसा ही इंजन है वो यहाँ पे दे रखा है। और 18 सिलेंडर टू स्ट्रोक इंजन, ये आपका इसका डायग्राम दे रखा है। 4 स्ट्रोक इंजन है, प्लस पंप इसके अंदर भी है, इसका डायग्राम दे रखा है। और ये आपकी थ्रेशर हो जाएगी, ये भी आपकी थ्रेशर है। और ये आपके ट्रैक्टर है। तो ये इक्विपमेंट्स की कुछ इमेजेस है जो आप देख सकते हैं। मे बी आपको इंजन के बारे में, ट्रैक्टर वगैरह सबने देखा होगा, थ्रेशर भी सबने देखा होगा, लेकिन इंजन अगर किसी ने नहीं देखा हो तो यहाँ से देख सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल पावर की अपन यहाँ पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी से जो पावर लेते हैं, उसके अंदर आपके हैं जो कौन कौन से सोर्सेस आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर जो होता है मोस्टली जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल मोटर है, वो इनके अंदर फार्म के अंदर यूज की जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर जो इलेक्ट्रिसिटी से जो करंट लेने वाली उन मोटर्स का यूज किया जाता है। और ये क्या होती है, क्लीन होती है, क्विस्ट होती है एंड स्मूथ रनिंग होती है। ये तो क्या होती है, साफ सुथरी होती है। क्योंकि जैसे आपने डीजल से चलने वाला वो देखा होगा इंजन, या पेट्रोल से चलने वाला, कैरोसिन से चला, तो वो क्या होता है आपको उसके अंदर से
स्मोक निकलती है, मतलब धुआं निकलती है, और जिससे क्या होता है, वो एक तरीके से पोल्यूशन हमारे यहाँ पे क्रिएट करती है। वही अपन इलेक्ट्रिसिटी से देखते हैं, जैसे ई व्हीकल्स हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, तो इसके अंदर पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती। तभी हमारी गवर्नमेंट क्या हो रही है, जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट कर रही है एज कम्पेयर टू डीजल और पेट्रोल वाले। तो वो क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी, यहाँ पे एक तरीके से क्लीन एनर्जी का ये सोर्स है। स्मूथ रनिंग होता है, मतलब कि इसके बीच में कोई रुकावट नहीं आती है एक साथ, मतलब कि इवन आपको जो एनर्जी है वो इवन तरीके से मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में रुक रही है। और ये मेंटेन करता है ऑपरेशन जो कि नीड लेस अटेंशन एंड केयर। और ऐसे ऑपरेशंस हम इलेक्ट्रिकल पावर से करते हैं जिनकी अटेंशन कम चाहिए होती है, मतलब कि वहाँ पे देख रेख उसकी कम चाहिए और केयर भी उसकी कम चाहिए, मतलब कि ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें चलती रहेगी, मतलब उसको एक दो बार सुपरविजन करने से, मतलब बार बार में उसको सुपरविजन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप ट्रैक्टर करते हैं तो ट्रैक्टर के ऊपर आपको एक ड्राइवर चाहिए, वो चलाएगा उसको वहाँ पे, जो कि हम वहाँ पे अभी मैकेनिकल जो हम वर्क वहाँ पे कर रहे हैं, कि या इंजन को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे कोई इंसान चाहिए। तो इलेक्ट्रिकली में क्या है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, अपने आप चलता है, इसको ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं है। एक दो बार आप बीच में आके देख सकते हैं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रिक पावर जो यूज किए जाते हैं, जैसे वाटर पंपिंग जो मैंने बताया, समरसिबल के अंदर आप यूज करते हैं, नीचे से जमीन से बोरिंग जो इसको अपन बोलते हैं, वहाँ से वाटर लिफ्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक पावर का यूज किया जाता है। डेयरी इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह हम यूज करते हैं। फार्म के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैम जेली वगैरह बना रहे हैं, या कुछ नया प्रोसेस बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं, या फिर हम गुड़ बना रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ किया जाता है। फ्रूट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और सिमिलर थिंग्स काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये ऐसी कुछ मोटर्स है जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है, ऐसी कुछ दिखाई देती है आगे, जिनकी इन्होंने नहीं देखा वो देख सकता है। तो डिफरेंट टाइप की मोटर्स आती है और अलग अलग पर्पज़ की होती है, अलग अलग एचपी इनके अंदर पावर के अंदर होती है। तो ये चाफ कटर मशीन है, ये भी इलेक्ट्रिक से चलती है, जिसने नहीं देखी वो यहाँ पे देख सकता है। और जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो ऑलरेडी ये मशीन जो पुराने टाइम यूज की जाती थी, जो कि मैनुअल होती थी, और ये अभी इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, तो ये मशीन भी आप लोगों ने देख रखी होगी। इसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या चीज़ें हम यूज करते हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, कि एनर्जी है जो कि ऑब्टेन की जाती है रिन्यूएबल सोर्सेज से, जैसे कि हमारा सन हुआ, विंड हुआ, या बायोमास एनर्जी हुआ, जैसे गोबर गैस वगैरह हुआ। तो ये एनर्जी क्या है कि बार बार में इसको जनरेट किया जा सकता है, इसके जो सोर्सेज है हमारे पास लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि सन कभी खत्म हो जाएगा या हवा चलना कभी बंद हो जाएगी, या फिर हमारे पास जो वेस्टेज हम जनरेट कर रहे हैं वो कभी, जो हम जनरेट कर रहे हैं वो कभी खत्म हो जाएंगे वरना। तो इन सबको हम यूटिलाइज कर सकते हैं ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है आपका पोल्यूशन फ्री होती है, साथ में ये इसका जो सोर्स है वो लिमिटेड होता है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होती। जैसे पेट्रोल खत्म हो सकता है, डीजल खत्म हो सकता है, आपकी कोल जो हम यूज करते हैं वो खत्म हो सकता है। तो और इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी खत्म हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको किस चीज़ से जनरेट होती है, अगर वाटर से हम जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी, हमें एक लिमिटेड सोर्स है, क्योंकि हमारा वाटर एक लिमिटेड सोर्स है, तो वहाँ से भी हमें वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर नहीं आ सकती, मतलब उसको बार बार में हम उसको नहीं बना सकते। और ये एनर्जी है मेनली ऑब्टेन की जाती है, मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में जो बायो गैस एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये एग्रीकल्चर में यूज की जाती है। और डोमेस्टिक पर्पस जो कि सूटेबल डिवाइसेस है, जैसे हम घर पे भी काफ़ी सारी चीज़ों यूज करते हैं, जैसे हम सोलर एनर्जी हमारे घर में लाइट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। और जैसे बायोगैस है जो हमारे गैस के लिए हमें यूज कर सकते हैं, रोटी बनाने के लिए जो हमारे किचन में होता है हाउस होल्ड में, तो वो आप इसको यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी यूज फॉर लाइटिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, जो बताया मैंने, कुकिंग के लिए जो बायोगैस का हम यूज कर सकते हैं, वाटर हीटिंग के लिए पानी को गर्म करने के लिए यूज किया जा सकता है, स्पेस हीटिंग कर सकते हैं, वाटर डिस्टिलेशन कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग, वाटर पंपिंग, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह के लिए भी ये सारी चीज़ें एनर्जी का यहाँ पे यूज किया जा सकता है। और दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज अनएक्सेप्टेबल इन नेचर, मतलब कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली नेचर में, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और हमें नुकसान देती है। और यहाँ पे कुछ इमेजेस दे रखी है, जैसे सोलर पैनल्स की यहाँ पे दे रखी है, तो ये आप देख सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि सारी चीज़ें क्या है, इनका ग्रिड वगैरह यहाँ पे दे रखा है। तो ये भी यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे विंड फार्म, क्या आप अगर नहीं देखा होगा, या कुछ लोगों ने अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, या फिर ऐसी लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह है, तो वहाँ पे भी माउंटेन्स वगैरह पे भी आपको ये सब कुछ चीज़ें, विंड जो फार्म है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जो सोलर वाला है वो सबने, आई होप सभी ने देखा होगा। फिर यहाँ पे बात कर लेंगे यूजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके क्या क्या यूजेस है, इसके बारे में बात करेंगे।
तो रीयूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो सोलर एनर्जी का जो यूज है वो सोलर ड्रायर में यूज किया जाता है, लालटेन जो आपकी होती है उसमें यूज किया जाता है, कुकर के सोलर कुकर भी आता है तो उसके अंदर कुकिंग वगैरह करते हैं वहाँ यूज होता है, सोलर स्टील होता है, सोलर रेफ्रिजरेटर होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। विंड एनर्जी का विंड पंप वाटर पंपिंग के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी आपका विंड एनर्जी है इसका यूज होता है। और बायोमास एनर्जी की बात करें तो गैसीफायर टू प्रोड्यूस प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस हमें अगर लेनी है तो हम गैसीफायर का यहाँ पे यूज करते हैं। और पायरोलाइसिस के लिए यूज किया जाता है लिक्विड जो फ्यूल हमारा जो हम बनाते हैं, तो उसके लिए बायोगैस एनर्जी का यूज करते हैं। और बायोगैस के लिए भी हम बायोमास एनर्जी का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि कौन सी एनर्जी का क्या यूज है वो यहाँ पे दे रखा है। टाइडल एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आता है, वही जियोथर्मल एनर्जी की अगर बात करते हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आपका इसको यूज होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं। अभी 3 स्लाइड और बची है, इसके बाद में ये हमारा खत्म हो जाएगा फार्म पावर वाला। फार्म मैकेनाइजेशन की अगर बात करते हैं इसमें, ये आपको स्लाइड नहीं दिख रही होगी। हम्म, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। हम्म, कैमरा थोड़ा ठीक नहीं था। फार्म मैकेनाइजेशन की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, बात तो आ रही है ना। हम्म, तो फार्म मैकेनाइजेशन अगर अब यहाँ पे अपन बात करते हैं फार्म मैकेनाइजेशन के लिए, तो फार्म मैकेनाइजेशन के लिए द मेन कॉन्सेप्ट जो है फार्म मैकेनाइजेशन का, इसका जो अप्लाई है प्रिंसिपल, इस पे जो अप्लाई करता है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है वो यूज किया जाता है। और ये क्या होता है, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस है उसको बेटर बेटर वे में अच्छी तरीके से और इंक्रीज क्रॉप यील्ड हम यूज कर सकते हैं, उसको फार्म मैकेनाइजेशन बोलते हैं। तो फार्म मैकेनाइजेशन का अल्टीमेटली जो मतलब होता है वो यही होता है कि फार्म के अंदर जब हम मशीनरी वगैरह का यूज करते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जब हम यूज कर लेते हैं, तो उसको फार्म मैकेनाइजेशन के अंडर में आ जाता है। मतलब कि मैकेनिकल फोर्सेस का जब हम यूज करने लग जाते हैं अगर हमारे फार्म में, तो वो फार्म मैकेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड होता है। ये क्या होता है, दिस इंक्लूड द डेवलपमेंट एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल मैकेनिकल एड्स फॉर फील्ड ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये डेवलपमेंट होना, एप्लीकेशन होना और मैनेजमेंट होना ऑल द मैकेनिकल एड्स फॉर फील्ड ऑपरेशन के लिए जितने भी मशीनरी वगैरह है उनका डेवलपमेंट करना, उसका एप्लीकेशन वहाँ पे यूज करना और उसका मैनेजमेंट करना। जैसे वाटर कंट्रोल के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, मटेरियल होल्डिंग के लिए कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के लिए कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके किसके अंदर में आएगी, फार्म मैकेनाइजेशन के अंदर में आ जाएगी। और मैकेनिकल जो एड्स होते हैं इसके अंदर इंक्लूड होता है आपका जो हैंड टूल्स होते हैं, जो हाथों से चलने वाले कोई औजार है, एनिमल ड्रोन इम्प्लीमेंट्स भी इसके अंदर यूज किए जाते हैं, पावर टीलर का यूज किया जाता है, ट्रैक्टर हुआ, इंजन हुआ, इलेक्ट्रिक मोटर हुआ, ग्रेन प्रोसेसिंग और होल्डिंग इक्विपमेंट्स है, ये सारे इक्विपमेंट्स आपके मैकेनिकल एड्स के अंदर आते हैं। फिर इसके बारे में देखते हैं कि स्कोप ऑफ मैकेनाइजेशन, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि स्कोप ऑफ मैकेनाइजेशन क्या है। तो स्कोप ऑफ मैकेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इम्प्रूव फार्म इरिगेशन फैसिलिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मैकेनाइजेशन का फार्म फार्म के अंदर यूज करते हैं तो हमारे इरिगेशन फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उनकी जो सोइंग वगैरह है वो हम टाइमली कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एनिमल पावर के ऊपर डिपेंड रखते हैं या फिर ह्यूमन पावर के ऊपर डिपेंड रखते हैं, तो हमारा जो ऑपरेशन है फार्म का, अगर जिसके पास लार्ज लैंड होल्डिंग है तो उसमें हम काफ़ी टाइम से जो है सोइंग वगैरह हम कर सकते हैं। तो अगर हम हाई यील्डिंग वेराइटीज अगर लेके आते हैं उसके टाइमली हम सोइंग कर देते हैं मशीन्स वगैरह का यूज करके, तो हमें अच्छा खासा उसमें अंदर जो यील्ड में इंप्रूवमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। अगर हमें हायर डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर हमें यूज करना है जिसको अप्लाई करने में एनिमल को काफ़ी टाइम लगता है, ह्यूमन को काफ़ी टाइम लगता है, तो मैकेनाइजेशन के थ्रू, ट्रैक्टर वगैरह के द्वारा हमको ईजिली हम कर सकते हैं। पेस्टिसाइड को हम यूज कर सकते हैं। और इसका में क्या होगा कि पेस्टिसाइड हैव इंक्रीज द स्कोप फॉर ग्रेटर फार्म मैकेनाइजेशन, तो इसका जो स्कोप है अगर फार्म मैकेनाइजेशन होगा तो हम इसको पेस्टिसाइड वगैरह को आराम से इजीली अप्लाई कर पाएंगे। फिर कहता है कि इफ मशीन्स जो है यूज की जाती है फार्मर के पास में एंड हिस एनिमल आर रिलीव्ड फॉर हार्ड वर्क, तो अगर मशीन हम यूज करते हैं तो जिस उसके जो एनिमल्स जो फार्मर के पास है उनको एक तरीके से रिलीव मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, वो जो हार्ड वर्क वो कर रहे हैं फार्म के अंदर, ड्राफ्ट वर्क कर रहे हैं, जो हम फील्ड का काम कर रहे हैं, तो वो सब वो ना करके वो एक तरीके से डेयरी सेक्टर में हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा इनकम हमको वहाँ से मिले। ऐसे हमारे को वहाँ से मिल्क प्रोडक्शन हमारा होएगा और जितने भी फार्म एनिमल का वेस्टेज है उसको हम फार्म के मैन्योर वगैरह की तरह यूज कर सकते हैं, तो वो उसके अंदर हम उसको
इंक्रीज कर सकते हैं मैकेनाइजेशन अगर हमारे पास होगा तो। विद द सपोर्ट ऑफ मशीन फार्मर कैन डू दिस जॉब बेटर फॉर क्यूकर, और सब मशीन अगर हमारे पास होगी तो हम इसको ईजिली काम कर पाएंगे इसको, और क्यूकर काफ़ी जल्दी भी कर क्यूकर तरीके से हम इसको कर पाएंगे। ही विल गेट मोर लेस्चर एंड डिवोट हिज टाइम टू अदर वर्कर्स, और हमारे पास मशीन होगी तो फार्मर को क्या बोलेगा, थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। और जो इसका पास जो टाइम वेस्टेज कर रहा था काफ़ी टाइम, अगर वो खुद से उस काम को कर रहा था विदाउट मशीन के, तो उस काम को वो और किसी वर्क में काम कर सकता है, और जो अपनी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर सकता है, और इकोनॉमिक बेनिफिट है फार्मर को मिलेगा। ही कैन अर्न बेटर लिविंग, और उसको जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो फार्मर का इंप्रूव होगा। जो पहले अगर हम जो फार्मर देखते थे इंडिया के अंदर, वो हमेशा फार्म में लगे रहते थे, काफ़ी सारे मशीनरी के द्वारा जो आजकल ऑटोमेटिक काम होते हैं वो उनको खुद को करना पड़ता था, ये टाइम का वेस्टेज था, साथ में उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो आज हम देखते हैं कि हमारे फार्मर्स की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बेटर बन चुकी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डेज। देन यहाँ पे बात करते हैं कि बेनिफिट कौन से हैं फार्म मैकेनाइजेशन हम करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स है। तो टाइम लीनेस ऑफ ऑपरेशन, टाइम पर हम ऑपरेशन सारे कर पाएंगे। प्रिसीजन है हमारे ऑपरेशंस में, मतलब कि अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ऐसे नहीं है कि जैसे हम मशीनरी वगैरह का यूज करते हैं, प्रिसीजन वे में हमें फर्टिलाइजर देना है, इतनी क्वांटिटी में देना वो उतना ही जाएगा। इरिगेशन हमें किस किस फील्ड के एरिया में कितना देना है वो हम उसको आराम से मशीनरी के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जो वर्क है, वर्क एनवायरनमेंट है हमारा, वो इम्प्रूवमेंट होगा, इन्हांसमेंट करेगा, सेफ्टी हमें मिलेगी यहाँ पे। और रिडक्शन ऑफ ड्रजरी ऑफ लेबर, जो लेबर है तो उसका जो है उसको भी थोड़ा यहाँ पे फार्म जो है फ़ायदा मिलेगा। और रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप एंड फूड ग्रेशन, जो हमारा फूड प्रोडक्ट है और जो लॉसेस हो जाता है वो क्योंकि हम टाइमली ऑपरेशन सारे नहीं कर पाते हैं, हार्वेस्टिंग का ऑपरेशन हमारा टाइमली नहीं होता, और अबेरेंट वेदर कंडीशन के कारण अगर बारिश आ गई या फिर ओलावृष्टि हो गई तो हमारा जो है फील्ड में जो लॉसेस है वो हो जाता है। और अगर हमारे मैकेनाइजेशन का यूज़ करते हैं तो टाइमली हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, और उसका जो है थ्रेशिंग वगैरह करके हम उसको प्रॉपर स्टोरेज प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि जो अबेरेंट वेदर कंडीशन है उसको हम बचा सकें। और इंक्रीज होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, की प्रोडक्टिविटी भी हम बढ़ा सकते हैं। और इंक्रीज करता है इकोनॉमिक रिटर्न टू द फार्मर, और इम्प्रूव करता है डिग्निटी ऑफ फार्मर, और प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी इन रूरल एरियाज। और रूरल एरियाज के अंदर आपको क्या है, प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और प्रोस्पेरिटी देखने को मिलेगी। तो ये सारे स्कोप आ जाएंगे आपके, और जो बेनिफिट है फार्म मैकेनाइजेशन के वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इसके बाद में कंस्ट्रेंट्स देखते हैं फार्म मैकेनाइजेशन के, मतलब कि क्या क्या नुकसान है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पूछ सकता है कुछ स्टेटमेंट्स देके कि इनमें से जो है कौन सा है एक कंस्ट्रेन है फार्म मैकेनाइजेशन का, मतलब कि एक तरीके से लिमिटेशन है। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है तो फार्मर इतना जो है महंगा जो ट्रैक्टर वगैरह है या इक्विपमेंट है वो खरीद नहीं पाता है। और ये भी एक काफ़ी आपके सामने प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर लगभग 85% जो फार्मर्स है वो क्या है, हमारे मार्जिनल फार्मर, मतलब कि उनके पास जो लैंड है वो लेस देन 1 हेक्टर, आपके पास उनके पास जो एरिया है वो लेस देन 1 हेक्टर का ज़मीन है। तो ये एक इसके लिए लेस लेस इन्वेस्टिंग कैपेसिटी फार्मर को, जो मैंने अभी बताया कि पैसा उसके पास इतना एडिक्वेट नहीं है कि वो सारी चीज़ें मशीन भी खरीद सके। और एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ ड्वार्फ एनिमल, और क्या है कि उसके पास जो एनिमल है, ड्वार्फ एनिमल जो दूध नहीं देते हैं, डेयरी सेक्टर में काम नहीं करते हैं, तो उनको वो अगर चारा वगैरह खिला रहा है तो वो उनको क्या करेगा, फार्म में है वो काम करवाएगा एज कम्पेयर टू फ्री में उनको चारा खिलाने की बजाय। तो उसके बाद एडिक्वेट में जो एनिमल्स है वो ऑलरेडी है उसके पास, ये भी दिक्कत है। और लैक ऑफ सुटेबल फार्म मशीन फॉर डिफरेंट ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जिसमें अंदर जो सुटेबल मशीन्स है वो नहीं है। जैसे कि पहले अभी पैडी ट्रांसप्लांटर है वो अभी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगा है, क्योंकि अभी भी लगभग आपका जो 80% एरिया है वो आपका मैनुअली ट्रांसप्लांटेड होता है पैडी का, और उसके अंदर लगभग 20% एरिया ही ऐसा है जो आपका मैकेनाइजेशन के द्वारा, जो मशीनरी है उसके द्वारा ट्रांसप्लांटेड होता है, क्योंकि अभी सुटेबल मशीनरी सारे ऑपरेशन के लिए यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिली है। और लैक ऑफ रिपेयर एंड सर्विसिंग फैसिलिटी, मशीन की रिपेयरिंग नहीं हो पाती है टाइम पे, सर्विसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। और लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर, कुछ मशीनरी ऐसी है जिनको ट्रेनिंग चाहिए ऑपरेट करने के लिए, इजीली उनको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो ट्रेंड मैन पावर हमारे पास नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चर, और जितने भी हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और मैन्युफैक्चरर है, जो मशीनरी को जो कंपनियां बना रही है उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पे नहीं है। हाई कॉस्ट ऑफ मशीनरी थोड़ी महंगी है, और एनएडिक्वेट जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मशीन है, जो क्वालिटी कंट्रोल जो होनी चाहिए मशीन की, जो क्वालिटी होनी चाहिए वो इतनी एडिक्वेट यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे सारे क्या है, ये कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे आपके फार्म मैकेनाइजेशन के। अगर आपको पूछता है एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट देके तो आप यहाँ से इसको बता सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं फार्म पावर एंड मशीनरी के अंदर आपका जो इंजन है, टाइप ऑफ इंजन है, कौन कौन से इंजन होते हैं। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है एज कम्पेयर टू जो हमने पहला जो
फार्म स्टेटस ऑफ इंडिया हमने देखा है, तो या इसके कंपैरिजन में हमें यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो लेक्चर है हम सेकंड लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो फार्म पावर इन इंडिया वाला जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर आपको याद रखना है 0.1 HP मैन करता है, 1 HP जो आपको 2 पेयर ऑफ बुलक करता है, और एफिशिएंसी डीजल इंजन की कितनी होती है और पेट्रोल इंजन की कितनी होती है, ये आपको याद रखना है। कितना परसेंट अपना बॉडी वेट का वो देता है, 10%, 1/10% ये जो है ये देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इलेक्ट्रिक पावर कौन सी होती है, रिन्यूएबल पावर के अंदर कौन कौन से सोर्सेज है, क्या क्या इनके यूजेस है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर अप कर ली। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको सेशन पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा आपको सेशन लगा है। और आप बता सकते हैं कि हमें इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट को भी कवर करना चाहिए, क्योंकि फार्म पावर एंड मशीनरी आपको इसी में मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। और ये यूट्यूब पे सारी आप क्लासेस आपको कंप्लीट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।